कई राज्यों में तीसरी लहर की शुरुआत में जो पाबंदियां लगाई गई थी उनमें छूट की बात की जाने लगी है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाने की मांग की थी, लेकिन उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की इस मांग को खारिज कर दिया है। अब इस पर सियासत भी होने लगी है। देश में 3 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस आने लगे हैं, लेकिन राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होने लगी है। कम से कम सरकारी आंकड़ों में तो ऐसा ही हो रहा है। तो दिल्ली के अंदर नंबर ऑफ केसेस भी कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी भी कम हो रही है। इस टाइम काफ़ी कंट्रोल में है। और जो एक्सपर्ट्स का कहना था पहले कि दिल्ली के अंदर 1 लाख केसेस भी पर डे आ सकते हैं, अब वो खतरा टल गया है। 28,000 पर आने के बाद, पीक आने के बाद अब तेज़ी से केस नीचे गिर रहे हैं और पॉजिटिविटी भी तेज़ी से 30% से जाने के बाद घटते घटते 17-18% पे आ गई है। तो दिल्ली के अंदर पीक जा चुका है और केसेस कम हो रहे हैं। दिल्ली सरकार आईसीएमआर की गाइडलाइंस के हिसाब से कोविड टेस्ट कर रही है। नए नियमों में जो प्रावधान किए गए हैं उनको अपनाने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या अचानक से दिल्ली में कम हुई है। कम से कम सरकारी आंकड़ों में तो ऐसा ही है। 43 में से 3 ऐसी डेथ थी जो कि प्राइमरी कॉज था, जिसका कोविड था। बाकी प्राइमरी कॉज सभी के किसी और वजह से थे। 40 जो डेथ थी जिसके अंदर कैंसर के लोग थे, किडनी डिजीज थी, 2 केसेज ऐसे थे कि जो एक्सीडेंट और ट्रॉमा वाले केस थे। तो वो सारे मिक्स था। प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ जो था वो था 3 लोगों का था। डेथ देखिए, अस्पताल में काफ़ी सारे लोग आते हैं जिनको कोविड वहाँ पे जाके हो जाता है। दिल्ली सरकार ने इसी वजह से आज उपराज्यपाल से मिलकर कोविड प्रतिबंधों के कुछ खास प्रावधानों को हटाने की अपील की थी। दिल्ली सरकार वीकेंड कर्फ्यू और दुकानों के ऑड इवन नियमों को हटाना चाहती, साथ ही प्राइवेट ऑफिसों में 50% क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन राज्यपाल ने केवल ऑफिसों को ही 50% क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति दी। एलजी के फैसले से दिल्ली के व्यापारी निराश हुए हैं और फैसला बदलने की मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने सुबह ये ऐलान किया था कि दिल्ली में जो लॉकडाउन है, जो 2 दिन का, वो हटाया जा रहा है, कर्फ्यू, और उसके अलावा जो ऑड एंड इवन है उसको भी वापसी के लिए उन्होंने एलजी साहब को फाइल भेजी थी। मगर बड़े दुख की बात है, उसे एलजी साहब ने रिजेक्ट कर दिया है। इसमें को लेकर व्यापारियों में काफी रोष है। हम एलजी साहब से निवेदन करते हैं कि व्यापारियों की दिक्कत को देखते हुए इस जो ऑड एंड इवन है इसको खत्म करें और जो वीकेंड कर्फ्यू है इसको खत्म करें। कर्फ्यू में छूट दिए जाने की चर्चा केवल दिल्ली में ही हो रही हो ऐसा नहीं है, कई राज्यों में इसकी चर्चा है। कर्नाटक में तो वीकेंड कर्फ्यू भी हटा दिया गया है, जबकि कर्नाटक उन 5 राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। संक्रमण की स्थिति में सुधार की बात मुंबई में भी होने लगी है, लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले फिर से बढ़े हैं। ऐसे में नियमों में ढील देने की चर्चा शांत हुई है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में लगातार मामलों में गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये भी ऐलान कर दिया है कि अब 24 तारीख से जो स्कूल कोरोना के खतरों की वजह से बंद कर दिए गए थे उनको फिर एक बार शुरू कर दिया जाएगा। हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े लगातार 8 या 9 दिनों से कम होते जा रहे हैं। कल के आंकड़े की बात करें तो 5,000 से ज्यादा केसेज आए हैं और 12 मृत्यु जो है वो कोविड से हुई है। मगर सबसे बड़ा चिंता का विषय अभी भी यही बना हुआ है कि कोविड की वजह से जो मौतें हो रही है उसका आंकड़ा मुंबई समेत महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहा है। मगर एक राहत की बात यह भी है, मामले जरूर कम हुए हैं, पॉजिटिविटी भी कम हुई है, मगर बीएमसी इस पूरे मामले में कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती, जिसके मद्देनजर अभी भी जो रूल्स हैं, जो नियम बनाए गए हैं वो वैसे के वैसे रखे गए हैं। देश में संक्रमण की स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि कई एक्सपर्ट हालिया स्थिति को देखकर ये भी मान रहे हैं कि आने वाले समय में मुमकिन है कि ये संक्रमण आम जिंदगी का हिस्सा हो जाए, फिर भी इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज के दिन हम देखें, एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल फैटर्निटी, हमारा दिमाग और दिल अलग अलग बात बोलता है। दिमाग बोलता है कि पता नहीं वायरस कुछ नया ही करना वाना करे। दिल बोलता है कि अब ओमिक्रॉन इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड हो चुका है, हर घर में जा चुका है, तो शायद ओमिक्रॉन इतनी इम्यूनिटी इंड्यूस कर देगा नेचुरल कि शायद आने वाले वक्त में ओमिक्रॉन पूरा इस संसार से एपिडेमिक के फॉर्म में ना आए, एंडेमिकली रहे। ओमिक्रॉन उन पेशेंट्स को भी हुआ है जिनको डेल्टा हुआ था, जिनको अल्फा हुआ था।
ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो डेल्टा से जो इम्यूनिटी बनी उसने ओमिक्रॉन को नहीं बचाया, ऐसे ही शायद ओमिक्रॉन से जो इम्यूनिटी है वो इनसफिशिएंट है हमें डेल्टा या अल्फा से बचाने के लिए। उसमें वैक्सीनेशन ने काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। तो अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं, हम लोगों को अगर ओमिक्रॉन हुआ भी है तो हमें अपने टाइम पे बूस्टर लेना चाहिए। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दूसरी लहर की तरह ही बढ़ती जा रही है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने अपने सूत्र संक्रमण के जरिए देश में संक्रमण का पीक 23 जनवरी और केसेस 4 लाख बताए थे। फिलहाल संक्रमण की स्थिति कुछ वही दिख रही है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और मुंबई से पारस दामा के साथ आज तक ब्यूरो। चुनावी राज्य गोवा से एक बड़ी खबर की दस्तक हुई है, जब गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल ने पार्टी से बगावत कर दी। मनोहर पर्रिकर जी की भी याद आती है। उन्होंने न केवल गोवा को विकास की नई ऊंचाई तक पहुंचाया, बल्कि गोवा की क्षमता का भी विस्तार किया। गोवा के लोग कितने ईमानदार होते हैं, कितने प्रतिभावान और मेहनती होते हैं। देश गोवा के चरित्र को मनोहर जी के भीतर देखता था। 2013 में मतभेदों से जूझती बीजेपी में मनोहर पर्रिकर पहले वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने खुलकर नरेंद्र मोदी को बीजेपी का पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग की। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोहर पर्रिकर के बीच निजी रिश्तों को देखते हुए किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मनोहर पर्रिकर के बेटे बीजेपी से टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़ देंगे। I will be contesting as an independent candidate from Panji constituency. Thank you. As far as political party is concerned, only platform available to me is the BJP. The other platform is the independent, my own platform, which I have to do, unfortunately, in these circumstances for the values I believe in. गोवा की पणजी सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर 6 बार यहां से विधायक रह चुके हैं। गोवा में बीजेपी का आधार मजबूत करने में पर्रिकर की भूमिका अहम मानी जाती है। इस सीट पर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर शुरू से ही दावा ठोक रहे थे। उन्होंने अलग अलग तरीके से इसका संकेत भी दिया, लेकिन जब बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उत्पल का कहना है कि उन्हें पिता की सीट पर कार्यकर्ताओं का समर्थन प्राप्त है। वहीं बीजेपी का तर्क है कि राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि टिकट दे दिया जाए सिर्फ इसीलिए कि आप किसी के बेटे हैं। बीजेपी किसी का समर्थन नहीं करेगी। बीजेपी ने उत्पल को मनाने के लिए दूसरी सीट पर उम्मीदवारी का ऑफर भी दिया था, लेकिन उत्पल पिता की सीट पर ही चुनाव लड़ने पर अड़ गए और बात बिगड़ गई। गोवा में पैर पसारने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी उत्पल को अपने साथ आने का ऑफर दे चुकी है। वहीं शिवसेना ने उत्पल को सपोर्ट करने के लिए सभी विपक्षी दलों को साथ आने का आह्वान किया है। जिस व्यक्ति ने, जिस नेता ने गोवा में बीजेपी को ताकत देने में, खड़ा करने में अपने पूरी जीवन बिता दिया, जिस मनोहर पर्रिकर ने अपने कैरेक्टर से गोवा के नहीं जो देश के भाजपा को एक कैरेक्टर दिया, उनका सम्मान रहना चाहिए। बीजेपी उत्पल को टिकट न देने पर जो भी दलील दे, लेकिन जानकारों का कहना है कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मौजूदा विधायक की मजबूत दावेदारी है। पणजी से वर्तमान विधायक अतना सिंह ने पर्रिकर के निधन के बावजूद 2019 के उपचुनाव में कांग्रेस के लिए सीट निकाली थी। अतना सिंह ने उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को हराया था। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसीलिए बीजेपी ने उत्पल से दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की पेशकश की, जिसे उत्पल ने इनकार कर दिया और वो बागी हो गए। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।